Good morning, students. Okay, very good morning to all. Students, am I audible? आवाज clear है मेरी? आ रही है आपको? Okay. So, students, yesterday we discussed about the accounting equation. Okay. So, कौन बताएगा accounting equation क्या होती है? What's the exact formula? हाँ, basis for double entry system, no doubt. तो किसके बराबर होती है accounting equation? Assets is ओके, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, आज हम उसके आगे करेंगे। तो देखते हैं आज उसके आगे जो थोड़ा सा उसके प्रैक्टिकल करेंगे, जो कल मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझाया था, थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करेंगे। और जो आपके सिलेबस में है, जैसे वो हमारे पास एक बीच में छूट गया था कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग था, और एक डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग और कैश बेसिस अकाउंटिंग, वो भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे आज। सो लेट मी मूव द कैमरा टुवर्ड्स द पेजेस एंड ओके। सो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं अभी तक, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है जो आपका फर्स्ट यूनिट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका फर्स्ट यूनिट है, जो राइट नाउ हम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब है कि इसमें 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 इन्होंने 11th का तो पूरा ही डाल दिया है। ठीक है ना? तो लेकिन हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि रिकैप हो जाए आपको। इसका मेन पर्पस का मेन पर्पस यही है कि आपको रिकैप हो जाए, आपको रिवीजन हो जाए, जो आपने चीज़ें की है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जो न्यू बच्चे हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हैं, उनको भी आइडिया हो जाए कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंड what they are going to face in this subject. So आज का जो है वो है हमारा, सबसे पहले है वो है टाइप्स, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, वो आप अपने माइंड में रखोगे, और ये आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में देखिए तीन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मेन तीन टाइप, मेन जो है वो थ्री टाइप्स है। और भी होती हैं, और भी मैं बता दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी है। थ्री टाइप्स है, मेन थ्री टाइप्स हैं। पहली है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम पढ़ेंगे, जो अभी हमने आपके कोर्स में, ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और तीसरी टाइप ऑफ जो अकाउंटिंग होती है, वो होती है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाम सुने आपने कभी इनके? हम्म। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है, प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सो वो तीन टाइप की होती है। ठीक है, थ्री टाइप्स: फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। अब मैं एक एक कम आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन बताना बिजनेस की। ठीक है, कोई भी कंपनी है, उसकी मैंने कल आपको समझाया था शायद, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, किसी कंपनी की आज की डेट में उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हो रहा है, वो कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, ये हमें डेटा प्रोवाइड करता है कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, आज की डेट में एक कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है, उसके पास एसेट्स कितने, उसके पास लाइबिलिटीज कितनी, ये बैलेंस शीट से पता चल जाता है। ठीक है, और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, वो पता चलेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? इनकम स्टेटमेंट्स बनाना। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट्स बनाना। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, बताइए। दो चीजें बनती है इनकम स्टेटमेंट में।
हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स और इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, टू जज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप एक काम कीजिए, अगर किसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग का अच्छे से समझना है तो मैंने एक इंट्रोडक्शन टू कास्ट अकाउंटिंग डाला है, उस वीडियो को देखिए, यूट्यूब चैनल में है, तो उसको देखिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्या मीनिंग है, तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप ये याद रखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनल इनकम स्टेटमेंट बनाती है, और इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये तो हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये जो आपके आने वाले जो सेमेस्टर है वहां पे आपको पता चलेगा, ठीक है। ये आपको प्रॉफिट और लॉस निकाल के देगी, ठीक है। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग जो होती है ये क्या करती है, ये एक एक चीज की, एक एक चीज की, ठीक है, सेपरेट, हर एक चीज की, चाहे वो एक एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक सर्विस है, एक यूनिट ऑफ ए गुड है, कुछ भी है, उसकी आपको कॉस्ट निकाल के देगी। कॉस्ट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, कितना उसमें कॉस्ट लगी, ठीक है, आप पर्टिकुलर एक चीज पे उस पर कितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है, कितना कितना उस पर एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना मटेरियल लगा है, ठीक है, एक चीज को बनाने में मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, तो कितना लगा है, ये सारी कॉस्ट आपको निकाल के देगी कास्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ सारे फर्म का प्रॉफिट और लॉस निकाल देती थी, लेकिन कास्ट अकाउंटिंग क्या करती है, वन स्टेप फर्दर जाती है, और एक एक प्रोडक्ट का, एक एक सर्विस का क्या करती है, वो कॉस्ट निकाल के देती है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट, ठीक है, ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस का, उसको कॉस्ट निकालने का जो काम करती है वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ आ गई, क्लियर है। ओके, सो अभी कास्ट अकाउंटिंग का मैंने क्या बताया, ये कॉस्ट निकालती है, ये प्रॉफिट के से भी लिंक्ड है, ये कॉस्ट से लिंक्ड है, ये कॉस्ट आपको फाइंड आउट करके देगी। आपको जब किसी चीज की कॉस्ट पता चल गई, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन के बनाने की आपको कॉस्ट पता चल गई कि इसमें इसमें जो प्लास्टिक लगा उस पर कितनी कॉस्ट लगी, ये जो इसमें रिफिल है या जो भी है इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इसकी एडवर्टाइजिंग में कितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है। जब आपको किसी चीज की कॉस्ट पता चल जाएगी, फिर आप कॉस्ट से ही प्राइस का पता चलता है, जितनी कास्ट होगी आप चाहते हैं, अगर किसी पेन की 5 रुपए, 5 रुपीज कास्ट हुई है इसको बनाने में, तो आप चाहेंगे कि इसका प्राइस जो है वो 5 से ज्यादा ही हो, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर 5 का आपने 4 में बेचा तो वो तो आपको लॉस हो रहा है 1 रुपए का, ठीक है। आप 5 को 6, 7 में बेचेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो कास्ट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट निकाल के देगी, उसी से आप प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो। ओके, क्लियर है। हाँ, अब क्या है, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद जब बिजनेस बिजनेस जो कंपनी बड़ी होने शुरू हो गई, बिजनेस लार्ज स्केल होने पे शुरू हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं भी कास्ट भी निकालो, फिर आ गई कास्ट अकाउंटिंग। उसके बाद आई मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग दोनों को यूज करती है, दोनों के द्वारा जो डेटा हमें है, डेटा को यूज करके, ठीक है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग जो डेटा प्रोवाइड करती है, जो डेटा प्रोवाइड करती है कौन, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करती है। और जो मैनेजमेंट ने जो 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 हमारी मैनेजमेंट होती है, उसको जो डिसीजन लेने हैं, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है, जिसका मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली, कास्ट अकाउंटिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली, उसको यूज करके ये क्या करेंगे, दे विल टेक मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजन, ठीक है, मोस्ट सुटेबल डिसीजन फॉर द कंपनी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इस बार प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को पता चला कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है, 20% प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और कॉस्ट कितनी हो रही है, कॉस्ट का भी पता चल गया हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखेगी कि हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, ये डाटा हमें मिला दोनों से, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होता है, इन दोनों का डेटा यूज करके डिसीजंस लेने। क्लियर है।
ओके, ये तीन मेन जो है थ्री टाइप्स की है। ठीक है, मेन थ्री टाइप्स ही हैं अकाउंटिंग के। और भी है, दो और भी मानते हैं, लेकिन वो इतने यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी हैं, वो इतने वाइड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टैक्स अकाउंटिंग, नाम से पता चल जाता है। इस अकाउंटिंग में क्या फाइंड आउट किया जाता है, क्या कैलकुलेट किया जाता है? टैक्स। टैक्स मैंने आपको समझाया था, जो लोग देते हैं गवर्नमेंट को। इस अकाउंटिंग में सिर्फ टैक्स निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, कि एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, कंपनी, सबने टैक्स देना है गवर्नमेंट को। तो अब वो कितना टैक्स देना है, ये जो वो कैलकुलेट करता है टैक्स अकाउंटिंग। क्लियर है? हाँ, इसको मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा, आप इसको बस इतना याद रखिए कि टैक्स अकाउंटिंग का काम है टू कैलकुलेट द टैक्स फॉर द एम्प्लॉयर्स, शेयर होल्डर्स, जितना भी है। उसके बाद है लास्ट, जो ये बड़ा रिसेंट है और ये बहुत आजकल के एरा में बड़ा इम्पोर्टेंस है इसकी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इस नाम से कुछ आपको आइडिया हो रहा है क्या होगी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? कुछ पता चल रहा है? हम्म। देखो, लिसन, एक कंपनी होती है ना, जो जो बिजनेस कर रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, कुछ भी है, उसका, उसके डिसीजंस का सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। सोसाइटी क्या होती है? जहाँ ये जो हम रह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग रह रहे हैं, ये ठीक है ना। अब कंपनी के डिसीजंस का सोसाइटी में, अब कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दे, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में, जिस जिस जो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये सोसाइटी के लिए, इसने अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं किया। अब क्या है, अब ये है, ये कंसेप्ट आ गया कि हमें इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ह्यूमन हेल्थ, बिजनेस तो बढ़ रहे हैं। पहले पहले क्या होने शुरू हो गया था कि बिजनेस मैन ने, जो बिजनेस पीपल थे या बिजनेस हाउसेस थे, कंपनीज थी, वो इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ के साथ खेलना शुरू किए थे। उनका था बस प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, जैसे भी कमाना है। ठीक है, लेकिन अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से पता चलता है कि बिजनेस जो है वो लोगों की भलाई के लिए क्या काम कर रहा है, कोई ऐसे डिसीजन तो नहीं ले रहा, या ऐसी चीजें तो नहीं ले रहा जिससे सोसाइटी में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब बिजनेस को सोशल वेलबींग के लिए काम करना है, अपना सामान भी बेचना है और लोगों का भी ध्यान रखना है, लोगों के लिए। ये नहीं कि कोई डेंजरस कोई प्रोडक्ट बना दिया, या कोई ऐसी जो लोगों से फ्रॉड किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग में आपको शो करना पड़ेगा कि हम लोगों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो कंपनीज होती है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं चैरिटेबल, उन्होंने पार्क्स बनाए हुए हैं, कईयों ने मंदिर बनाए हुए हैं। देखा है ना आपने, सुना है कभी आपने ऐसा? सुना है? हाँ। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें पता चलेगा कि जो कितना जो 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 बिजनेस है, ये कंपनी है, वो कितनी सोशली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके काम जो है वो सोसाइटी के वेलबींग के लिए हैं, ह्यूमन वेलबींग के लिए हैं। ठीक है, क्लियर है ये? देखिए, पहला पहला आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका काम क्या है? प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट निकालना एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट की, एक सर्विस की, एक प्रोजेक्ट की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन दोनों का डेटा यूज करके डिसीजन लेना मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स को कैलकुलेट करना, चाहे वो इंप्लॉयज का है, शेयर होल्डर्स का है, ठीक है, वो टैक्स कैलकुलेट करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इट डील्स विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंपनी इज सोशली, शुड बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। आप सोसाइटी में रह रहे हो, लोगों को सामान बेच रहे हो, और लोगों की भले के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आप सक्सेस नहीं मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े हाउसेज, आपको देखा देखा होगा, आप सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, डोनेशन करते हैं, या हॉस्पिटल चला रहे हैं। तो आपको ये कि आप इस अकाउंटिंग में पता चलता है कि ये बिजनेस जो है, ये कंपनी कितनी सोशली रिस्पॉन्सिबल है। तो ये पांच टाइप की टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। क्लियर है? हाँ। ओके, अब जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो है सिस्टम
सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पहले टाइप्स ऑफ हो गया। अब अकाउंटिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, वो था डबल एंट्री सिस्टम, कल मैंने बात कर ली थी उसके बारे में। कौन बताएगा व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? हम्म, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? हम्म, वेरी नाइस। हम्म, शाबाश। हाँ, फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, ठीक है, वेरी गुड बच्चे। सो डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि दोनों एस्पेक्ट टच करता है ये, ठीक है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं। कल मैंने आपको बोला कि गुड्स परचेज, एक कंपनी ने गुड्स परचेज की 50,000 की, ठीक है, तो दो 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 एस्पेक्ट हुए इसके, एक गुड्स आ गई हमारे पास और कैश जो है वो चली गई, ये दोनों रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। गुड्स आई, कैश गई, दोनों एस्पेक्ट्स ये रिकॉर्ड होंगे। ये काम करता है, ये डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। इसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये बड़ा कम फॉलो होता है लेकिन था ये, इसको भी आपको पता होना चाहिए। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, पर्सनल रिकॉर्ड्स जो है, पर्सनल अकाउंट्स जो है वो बनाते थे। अब नहीं ये फॉलो होता, कम ही फॉलो होता है, छोटे बिजनेसेस में हो सकता है अभी भी, लेकिन अब नहीं होता। पर्सनल अकाउंट्स इसमें नॉमिनल और इसमें क्या था हमारे पास, नॉमिनल और रियल अकाउंट बनाते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ पर्सनल बनाते हैं, ठीक है। ये स्मॉल बिजनेस, स्मॉल हाउसेस के लिए चल सकता है, लेकिन ये ज्यादातर फॉलो नहीं होता, ठीक है। इसमें तीनों बनते थे, इसमें ये इसको बोलते हैं पर्सनल, इसमें क्या है, पर्सनल एस्पेक्ट ही जो है वो डील होता था, ठीक है। क्लियर है? हाँ, ओके। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये सारे रिलेटेड ही हैं। अब मेन जो है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम आपको पता होना चाहिए। अब है क्या, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को करने के बेसिस क्या है, वो दो तीन टाइप के हैं, वो बता देता हूं मैं। एक है कैश बेसिस, ये पता है किसी को, कोई बताएगा, कोई जिसने 11 12 में पढ़ा हुआ है ये? इसमें पता है क्या है, इसमें यह है कि जो एक्चुअल कैश रिसीट्स, रिसीट्स मतलब जो हमारे पास कैश आया, और जो एक्चुअल कैश पेमेंट्स, ठीक है, जो हमने कैश में पे किया वही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। हमने कोई चीज हमें हमने बेची, ठीक है, और हमें 5,000 कैश आया, वो रिकॉर्ड होगा। हमने कोई चीज खरीदी, हमने 5,000 दिया, वो रिकॉर्ड होगा। कैश पेमेंट, कैश रिसीट, सिर्फ कैश में, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, समझ गए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर है? सिर्फ कैश है, प्योर कैश की जो होगी वही रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो ये ज्यादातर जो है वो प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे होते हैं ना, चैरिटेबल क्लब, स्कूल वगैरह, कॉलेजेस, ये उनमें फॉलो होता है, बाकी ज्यादा ये फॉलो नहीं होता। दूसरा है एक्वल एक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है जी, एक्वल बेसिस ऑफ में कोई बताएगा? इसमें हाँ, इसमें कुछ ऐसा ही है, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसमें जो है वो ये नहीं है कि कैश कब रिसीव हुई या कब पे की, कैश रिसीव्ड और पेड, ये यहाँ मैटर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा। हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जब ट्रांजैक्शन अक्कर हो गई, ठीक है। अब रेवेन्यू अर्न या रिलाइज वो मैं बाद में बताऊंगा, आप सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखिए कि ट्रांजैक्शन कब अक्कर हुई, कब हुई, ठीक है। आज क्या डेट है,
कोई डेट बताएगा? आज आज की क्या डेट है बच्चे स्टूडेंट्स? 17 नवंबर। ठीक है, 17 नवंबर को एक कंपनी ने क्रेडिट पे, याद रखिए क्रेडिट पे क्या हुआ, उन्होंने कुछ सेल किया। ठीक है, अब हम फॉलो कर रहे हैं एक्वरल एक्वरल बेसिस। एक्वरल बेसिस में क्या होगा कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे चाहे हमें पैसे कैश नहीं भी मिली, we haven't received cash yet, but we ought to record this, we have to record this in our books of account because we are following accrual basis of accounting. Okay, so 5 लाख की हमने सेल की लेकिन क्रेडिट पे की, और चाहे अभी हमें कैश नहीं मिली, लेकिन आज ही आप इसको रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, जर्नल में आज ही करोगे कि भाई जर्नल एंट्री आज हमने सेल की है, चाहे वो क्रेडिट पे की है। लेकिन अगर आप कैश बेसिस पे कर रहे होते, ठीक है, तो आज आपने रिकॉर्ड की है, आज आपने सेल की, लेकिन वो क्या थी, क्रेडिट पे थी, कैश पे नहीं थी, और आपको पैसे मिले कहीं जाके 1 जनवरी को, तो आप जब कैश आपको रिसीव हुई है तब आप रिकॉर्ड करते अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन एक्योरल बेसिस में एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस अकर्ड यू हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक। क्लियर है? तो मेन मेन आपने माइंड में रखो कैश बेसिस, प्योर कैश, जब कैश आएगी तभी रिकॉर्ड करना है, जब कैश देनी है तभी रिकॉर्ड। लेकिन एक्योरल बेसिस गोज, इसकी जो लिमिटेशन थी दैट इज क्लियर्ड बाय एक्योरल बेसिस। ठीक है, जो लिमिटेशन थी इसकी इसकी क्लियर किसने की? एक्योरल बेसिस में। उसमें क्या है कि आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी चाहे है वो भी आप रिकॉर्ड करोगे। ओके, तो ये दो है, और तीसरा भी है एक, वो भी समझ लो। अब लगे हाथ कुछ रहना नहीं चाहिए, मेरा यही है कि स्टूडेंट्स को कोई भी नॉलेज जो है वो बचनी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट। हाइब्रिड, हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस, इसको मिक्स्ड बेसिस भी कहते हैं और हाइब्रिड बेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या है, ब्लेंड चलेगा भाई, इसमें कैश बेसिस और एक्वरल बेसिस दोनों को मिला के एक सिस्टम बना जिसको बोलते हैं इनफैक्ट हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस। ठीक है, कैश भी चलेगा और क्रेडिट भी चलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इनकम जो होती है, जो इनकम होगी वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्वरल बेसिस पे। ठीक है, क्लियर है? इनकम जो होगी हमारे पास, जो इनकम होगी वो हमने कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है, वो तभी रिकॉर्ड करनी है जब हमें पेमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेंसेस जो है, जो खर्चे हैं, वो एक्वरल बेसिस पे, वो चाहे हम क्रेडिट पे ही कर रहे हैं लेकिन वो एक्वरल बेसिस। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, हाँ, तो ये था हमारे पास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने पढ़ा कैश बेसिस, एक्वरल बेसिस और हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, सो आर यू गेटिंग द थिंग्स? आपको समझ आ रही है चीजें? ओके, सो देखिए, मैं आपके लिए एक बीच में एक थोड़ा सा है, आपसे आगे जाने से पहले आपके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ इतनी, आपके लिए भी बनाऊंगा वो जो दूसरे लाइव वाले जो मैं व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ। तो प्लीज उसको शेयर, लाइक, कमेंट वगैरह कुछ कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे टीचर को भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो आपके लिए फिर अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, हम्म, अच्छा, सो वो तो रहा, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए ट्रांजिशन फेज। अब टीचिंग जो है, लर्निंग जो है वो चेंज हो रही है, गोइंग डिजिटल, सो वी शुड टेक द एडवांटेजेस। मेरा ये है कि मैं जितने लोगों तक पहुंच सकूं उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, तो फिर हमारा यही है कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। ओके, तो अब थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल टाइप का कर लेते हैं। कल हमने पढ़े थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पढ़े थे। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कल मैंने आपको शायद बोला था वो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, एक यहाँ पे टेबल सा दिया हुआ है, तो आपने देखा? हाँ, देखा है ना।
तो फिर यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन में बोलता जाऊंगा और फिर हम देखते हैं। और जो ये जो है दूसरी स्ट्रीम वाले, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए, है यहाँ पे नॉन मेडिकल वगैरह। हाँ, क्या नाम है आपका? मानवी। तो और भी जो है वो भी इसको ध्यान से देखना, इसी पे सारी अकाउंटिंग डिपेंड है, ठीक है। तो जैसे भाई, इसको टेक इट एज ए स्टोरी, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको ये नहीं पढ़ना कि कोई हम बड़ी कोई साइंस पढ़ने जा रहे हैं, कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं। टेक इट एज ए स्टोरी। न्यूक्लियर साइंस में भी स्टोरी होती है, हर एक चीज में स्टोरी है, ठीक है। जैसे आप कोई मैगजीन, कोई अपने इंटरेस्ट का सॉन्ग, कोई अपने इंटरेस्ट का सीरियल देखते हो ना, ऐसे ही लर्निंग को भी लिया करो, तभी आएगी, तभी समझ आएंगी चीजें। अगर आप स्ट्रेस लेके कुछ ऐसी चीज, अब जैसे सांस कितनी देर रोक सकता है आदमी, उसको तकलीफ होगी ना, क्योंकि वो उसके काम का मजे का काम नहीं है। इसी तरीके से आप उसको इसको एक इंजॉय इंजॉय के लिया करो, कि जैसे मैं कुछ सॉन्ग सुन रही हूँ, बहुत अच्छी मूवी देख रही हूँ, तो तभी ये जो लर्निंग है, ये जो नॉलेज है, ये चीजें आसान लगती हैं, ठीक है ना। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग देखो जी, अब एक बात चलती है, एक कोई मिस्टर हमारे हैं राम, ठीक है, चलो इसी बहाने हम भगवान का नाम भी ले लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर राम है, उन्होंने कंपनी खोली। तो पहली चीज उन्होंने की जो है, जो इसे हम चलते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000, ठीक है। मिस्टर राम ने क्या किया, एक बिजनेस शुरू किया और उसने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था, याद रखिए, किसी किसी भी ट्रांजैक्शन में दो टू अकाउंट्स आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि अकाउंट्स कितने हैं इसमें, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, ठीक है, कौन कौन से हैं, फिर उसको देखो कि वो रियल है, क्योंकि तीन टाइप के अकाउंट मैंने बताए थे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, ठीक है। आपको फिर अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं कि ये रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है, ओके। तो अब उसके लिए क्या करना है, पहले आपने देखिए, आप देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, ठीक है, कैश के साथ उसने काम शुरू किया। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? पहला अकाउंट तो एक इन्वॉल्व है, पहला तो इन्वॉल्व है कैश, और दूसरा अमाउंट है, एक आई कैश, ठीक है, और दूसरा है कैपिटल, क्योंकि जो बिजनेस ओनर इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल ही होगी। तो दो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, एक कैश आई और एक कैपिटल में कुछ हुआ, ठीक है। अब जो कैश है, कैश एक एसेट होती है, और ये कौन सा अकाउंट हो गया इसका मतलब? रियल, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो ये जो एसेट्स जितने भी हैं उसको हम रियल अकाउंट में लेके चलते हैं, ठीक है। अब कैपिटल, कैपिटल अकाउंट कौन सा होता है? ये, हाँ, ये ओनर के रिलेटेड है, ओनर के रिलेटेड, ओनर ने, राम ने जो पैसा लगाया, तो ये पर्सनल है, ठीक है, पर्सनल है, ओके। अब इस पे लगेंगे ये गोल्डन रूल्स, ये चमकीले रूल्स जो हमने पढ़े थे ना, गोल्डन, ठीक है। गोल्डन मतलब समथिंग वेरी वैल्यूएबल, ठीक है। सो अब ये रूल हमने इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, रियल के लिए कौन सा रूल था, रियल अकाउंट्स के लिए कौन सा रूल था? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर से लिख देता हूं मैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कह रहा है, कहने का मतलब है, ये कोई मंत्र नहीं है, दिस इज नॉट अ सम कोई वर्ड्स नहीं है, ये क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कहता है जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दो। आप किसके एंगल से देखेंगे? आप देखेंगे बिजनेस के एंगल से, आप देखेंगे बिजनेस, मिस्टर राम ने जो बिजनेस शुरू किया है वो, उसके एंगल से देखेंगे। आप तो हम, मैं कंपनी हूँ, राम को भी भूल जाओ, राम भी जो जिसने ओनर है वो भी अलग है, मैं ये समझाऊंगा कि ओनर और बिजनेस अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि हम किसके एंगल से देख रहे हैं, किसके एंगल से देख रहे हैं? बिजनेस, कंपनी के एंगल से, जो 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 इसने बिजनेस स्टार्ट किया है ना। आप सोचो मैं एक बिजनेस हूँ, तो बिजनेस के लिए आया क्या है इस चीज में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, बिजनेस में आया है कुछ?
कैश आई है ना, ठीक है। तो कैश एक है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसने बोला है उसको डेबिट कर दो जो चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड क्या लिखेंगे, 50,000 कैश, कैश जो है वो डेबिट होगी, डीआर का मतलब डेबिट होता है। क्लियर, समझ आया ये कुछ मैंने क्या राम कहानी बोली अभी? दूसरों को समझ आया जो नए नए हैं, जो हमारे डेब्यू कर रहे हैं कॉमर्स में, समझ आया ना? ठीक है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ये रूल लगता है इसलिए इसको डेबिट कर दिया, ठीक है। अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल पर्सनल के लिए क्या रूल था, बहुत तेज बच्चों, आपको तो सब याद है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। इसने बोला भाई जो रिसीवर है, जो कुछ जिसको कुछ मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, और जो कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। मतलब बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है, बिजनेस को जो जो रिसीव, डेबिट द रिसीवर, बिजनेस मतलब जो बिजनेस से कुछ ले रहा है, ठीक है, जो बिजनेस से कुछ ले रहा है उसको उसको डेबिट करो। रिसीवर, रिसीवर कौन है, जो रिसीव करता है, जो बिजनेस है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस से जो कुछ ले रहा है उसको डालो रिसीव डेबिट में, और जो बिजनेस को कुछ दे रहा है उसको डालो क्रेडिट में। तो ये मेरी बात सुनिए, ये कैपिटल वाला जो है ये राम के बिजनेस को दे रहा है या ले रहा है? तो गिवर है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल है 50,000 की, इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है, ये समझ आया? हाँ, अब आगे चलते हैं, एक एक दो ट्रांजैक्शन और कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज। फर्नीचर आ गया जी, अब फर्नीचर परचेज किया है 1,000 का क्रेडिट पे पंकज से। अब मुझे पहले तो हमने देखने हैं कि अकाउंट कौन कौन से इसमें, कौन कौन सा, पहले एक तो फर्नीचर है, फर्नीचर आया, और दूसरा हमारे पास पंकज है, क्योंकि अभी हमने कैश तो दी नहीं है, नहीं तो कैश आना था, ठीक है। अगर जब कैश हमने दी नहीं, क्रेडिट पे है, तो हम नाम को यूज करते हैं किस जिससे हमने क्रेडिट लिया वगैरह, ठीक है। तो दो अकाउंट है इसमें, एक है फर्नीचर और दूसरा है पंकज। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है जी, एसेट है ये, रियल हो गया। पंकज, पंकज कौन सा हो गया, पर्सनल, ठीक है। अब हम इसके बाद कोई और करेंगे जिसमें नॉमिनल अकाउंट भी आता है, रियल पर्सनल तो ऊपर भी किया था हमने। अच्छा, अब फर्नीचर है रियल, रियल में कौन सा रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर क्या क्या हुआ, फर्नीचर, हाँ आया ना, बिजनेस के लिए आया है, तो डेबिट में आप लिख दोगे फर्नीचर कितने का, 1,000। अब ये वही बात होगी, पंकज पर्सनल है, तो इसके लिए क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये पंकज ने क्या किया, बिजनेस को कुछ लिया बिजनेस से, या बिजनेस को दिया है, दिया है ना, गिवर है ये वही, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे पंकज ₹1,000, ठीक है। ये तो सेम ही हो गया, अब थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, कोई नॉमिनल जिसमें आए। ओके, सो उसके बाद है हमारे पास कोई सैलरी, हाँ, पेड सैलरीज टू स्टाफ। अब इस बिजनेस ने जो मिस्टर राम ने एस्टेब्लिश किया था, राम को भूल जाओ, आपको आपको बिजनेस रखना है याद, पेड सैलरीज टू स्टाफ, ठीक है। ओके, पेड सैलरीज टू स्टाफ में कितना है, ₹1,800, ओके। अब 1,800 उसने सैलरी पे की है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से
अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला है, नो नो नो, पहला कौन सा है? दो चीजें इन्वॉल्व हैं, सैलरीज एंड कैश, है ना। अब सैलरी क्या है? एक एक्सपेंडिचर है ना। और सैलरी, एक्सपेंडिचर और इनकम कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल। तो इसलिए ये जाएगा नॉमिनल में। और कैश तो एक एसिड है, ये कौन सा हो गया? रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए पिछले आपको मैंने रियल और उसका तो बता दिया क्या रूल है। नॉमिनल अकाउंट के लिए कौन सा रूल लगता है? डेबिट, हाँ, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस उनको डेबिट कर दो। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। ये इसका रूल है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नॉमिनल के लिए। अब सैलरी, सैलरी है, ये क्या है? एक क्या है? एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, तो इसलिए ये डेबिट में चली जाएगी। सैलरी, सैलरी रुपीज 1800, ठीक है। और क्रेडिट में क्या जाएगा? कैश। कैश एक रियल अकाउंट है, तो रियल का क्या क्या है? हाँ, अब कैश देखो, बिजनेस के पास आई है या गई है? रिसीव, गई है ना, दिया है ना, ठीक है ना। तो क्योंकि कैश बाहर गई है, कैश हमने पे की है, तो इसको हम क्रेडिट में लिख देंगे, क्योंकि क्रेडिट बट गोज आउट। तो कैश रुपीज 1800, क्लियर है? हाँ। सो आई थिंक ये जो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको इसको ध्यान से आप भी पढ़िए। अच्छा, और एक बात और है कि अगर आपको किसी का कुछ कोई वीडियो वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता देना कि पर्टिकुलर आपको किसी चीज का चाहिए, तो ठीक है। ओके, हमने अब क्या करना है? अब जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है करनी है, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस के रिलेटेड भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कल मैंने थोड़ा सा शायद बताया था आपको इसके रिलेटेड, पूरा क्वेश्चन नहीं किया, चलो कोई नहीं, वो करेंगे। उसी के रिलेटेड कोई मैं वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। हाँ। सो अभी इसके बाद जो है सिलेबस में वो है आपके जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, जिसको बोलते हैं गैप। सुना है कभी आपने? आज मैं इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कल हम इसको फिर पूरा करेंगे। आज इसका थोड़ा सा सुन लो कि कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है। देखो, अब मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग क्या होती है। एक लाइन हम बार बार बोलते हैं, क्या होती है अकाउंटिंग? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हाँ, होती है ना, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, सब मानते हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, अब देखिए, लाइक आई एम टॉकिंग विद यू पीपल इन इन सर्टन लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, चलो हिंदी में ही बात, अपने नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं हम। हिंदी में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। अब हिंदी जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक वर्ड का एक ही मतलब है, ठीक है। आप अगर किसी किसी कुछ फ्रूट की बात करें, फॉर एग्जांपल एप्पल, सेब की बात कर रहे हैं, तो उसको हर जगह हिंदी में सेब ही बोला जाता है, ठीक है। ये नहीं कि आप और किसी और जगह जाएंगे और सेब की जगह कुछ और बोलेंगे तो वो आपको नहीं, वो उधर और कुछ बोला जाएगा हिंदी में, हिंदी में तो वही बोला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो अकाउंटिंग है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ और तरीके से कर रहे हो, ठीक है, किसी दूसरी कंपनी में किसी और तरीके से चल रही है, ठीक है, और किसी और स्टेट में किसी और तरीके से, एक स्टेट में किसी और तरीके से, एक कंट्री में किसी और तरीके से, दूसरी कंट्री में किसी और तरीके से, जब लैंग्वेज इतनी वेरी करेगी, अलग अलग होगी, तो तब समझ कैसे आएगी अकाउंटिंग की? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। जब अकाउंटिंग हर कोई अपने तरीके से करने शुरू हो गया,
हर एक कंपनी, हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, तो फिर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, फिर हम वो इंफॉर्मेशन सही कैसे निकालेंगे। एक सेब, सेब को एक जगह सेब बोला जा रहा है, दूसरी जगह कुछ और बोला जा रहा है, लेकिन हम लैंग्वेज कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे समझ आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग करने का तरीका सेम होना चाहिए हर जगह, तभी हम अच्छे से कंपेयर कर सकेंगे। अब हमने अमेरिका की कंपनी के बारे में समझना है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है, तो वहां पे अकाउंटिंग कुछ और तरीके से चल रही है, वहां के रूल्स कुछ और हैं, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन हम समझ नहीं सकेंगे, हमें वो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी अकाउंटिंग लैंग्वेज, क्योंकि उन्होंने तो अपने तरीके बनाए हुए हैं। तो फिर लोगों ने बोला, जो हम जो जो एक्सपर्ट्स थे, तो कहते हैं कि लैंग्वेज मस्ट कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल। यार लैंग्वेज कौन सी होती है, लैंग्वेज एक लाइन ये जैसे, लैंग्वेज मस्ट कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल। तो हर एक आदमी को लैंग्वेज एक ही मतलब उसका निकलना चाहिए, ये नहीं कि एक चीज का मतलब किसी के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तो वो फिर इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कैसे होगा। ठीक है, इसलिए जैसे लैंग्वेज हर जगह सेम होती है, इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड बोली जाती है, और सारे एक लाइन का जैसे हम किसी भी बोले, किसी किसी को भी पूछेंगे हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो वो उसका मतलब हर एक जगह में एक ही है। अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी चले जाओ, उसका मतलब यही है। समझ जाएगा अगला बंदा कि ये मेरा मेरे से हाल पूछ रहा है। ठीक है ना। तो ये ना, अगर इंग्लिश में हाउ आर यू को यहाँ कुछ और बोलते हैं और बाहर कुछ और बोलते हैं, तो वो तो नहीं समझ आएगा ना फिर। इसी तरीके से अकाउंटिंग अगर लैंग्वेज है बिजनेस की, तो वो भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी को लिखने के लिए, इसी इसी को रखने के लिए बनाए गए क्या, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स बनाए गए। ठीक है, और ये हर कंट्री हर जगह फॉलो होते हैं, ताकि अकाउंटिंग जो है, अकाउंट जो बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेम रह सके, और फिर उसका तभी तो अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी लोगों को, तभी तो अच्छे से कन्वे होगा सब कुछ, नहीं तो वो फिर सही नहीं होगा, हमारा जो अकाउंट स्टेटमेंट्स जो है उसका कोई फायदा नहीं होगा। समझ लो मैंने क्या बोला, ये अभी पता चला कुछ क्या बोला, चाहिए सर नो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया, अभी तक आपको नहीं पता चला। मैंने आपको बोला कि हम अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है ना, बिजनेस की लैंग्वेज है ना। बिजनेस के बारे में हम कुछ, इतना तो आपको पता है ना, बिजनेस के बारे में हमें कुछ जानना है तो हम अकाउंट्स देखते हैं, देखते हैं ना। ठीक है, सो अगर हम अकाउंट्स देख रहे हैं, तो अगर हम लैंग्वेज को मॉडिफ मैनिपुलेट कर लें, कहने का मतलब है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, हिंदी या इंग्लिश हर जगह सेम ही है, ठीक है ना, तभी उसका मतलब सेम निकलता है। ठीक है, तभी लोगों को एक ही बात समझ आती है। लेकिन अगर हम इंडिया में अकाउंट्स किसी और तरीके से बना रहे हैं, अपनी मर्जी से, कुछ रूल्स नहीं है, कुछ प्रोसीजर नहीं है, अपने अपने रूल सबने बनाए हुए हैं, अमेरिका में कुछ और, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में कुछ और, पंजाब में कुछ और, तो हमें अकाउंट्स का क्या फायदा होगा, होगा कुछ फायदा, क्योंकि क्योंकि उसमें से तो इंफॉर्मेशन ही गलत आ रही है, अपने अपने तरीके से सबने बनाया हुआ है। तो जनरल असेंबली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अकाउंट्स, ये प्रिंसिपल सब फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ताकि जो भी अकाउंट्स जिस भी कंट्री के हो, जिस भी स्टेट के हो, वो जिस भी कंपनी के हो, वो कंपेयरेबल हो। कंपेयरेबल हो मतलब एक एक ही तरीके से बनेंगे तो हम उनको कंपेयर करेंगे ना। ठीक है, उनसे उनसे अच्छी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा है, कुछ प्रोसीजर फॉलो किया है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से बनाया। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वही होते हैं जिनको आपको ये कुछ रूल्स होते हैं, आप याद रखिए, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर जो हर अकाउंटेंट को फॉलो करने ही करने हैं, कि अकाउंट्स जो है वो अच्छे से बन सके और यूजेबल फॉर्म में। अब आया समझ। हाँ, ठीक है, तो जैसे हम कोई डिश बनाते हैं ना, डिश, कोई भी डिश बनाए कोई भी, ठीक है, तो कोई पिज्जा वगैरह या कुछ भी, तो उसको बनाने की एक रेसिपी होती है रेसिपी।
उस रेसिपी को अच्छे से हर जगह फॉलो किया जाएगा तो तभी वो चीज़ बनेगी ना। आप अपनी अपनी तरीके से मोल्ड नहीं कर सकते, नहीं तो वो प्रॉपर टेस्ट वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये तो मैं ऐसे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप याद रखिए ये प्रिंसिपल्स ये क्या होते हैं, जनरल एक्सेप्टिंग काउंटिंग प्रिंसिपल, हर जगह एक्सेप्टेड, जिसका नाम ही जनरली एक्सेप्टेड, सॉरी जनरली एक्सेप्टेड, जनरली मतलब कॉमन, हर बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, कुछ ऐसे रूल्स जो हर जगह लागू हो रहे हैं और हर आदमी, हर बंदा, हर इंडिविजुअल, हर पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुना है कभी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ, 10th से पहले? हमारे देश का कानून है ना, वो ऑल ओवर इंडिया लगता है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया सेम है। जो कोई गलत काम करेगा उसको ये सजा मिलेगी, जो ये करेगा उसको, ये लिखा हुआ है बुकों में, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे जो ग्रेट फोर फादर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी आप समझ लो, ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनते हैं, उधर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको हमको रखना ही रखना, ठीक है, नहीं तो अकाउंट्स गलत है। ओके, क्लियर है? हाँ, अब इसके अंदर क्या क्या है वो हम कल करेंगे, इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में तो इन्होंने पूरी पूरी पूरा कुछ डाल दिया है, पूरी राम कहानी डाल दी है, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने फर्स्ट यूनिट में। इट्स लाइक डूइंग होल 11th क्लास, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? काफी आज के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स।